हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी से ही है और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबा खिंचता ही चला जा रहा है, तो आज नींद में होने के बावजूद भी आई वांट कि मैं चैप्टर करा दूँ, मतलब जितना मेरे से हो सकता है उतना अच्छे से। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं समझा सकूँ। फिर भी कुछ समझ ना आए तो तुम लोग प्लीज़, विनती है, पूछ लेना मुझसे, ठीक है। लास्ट टॉपिक है बिहेवियरल एनालिसिस। और लास्ट जो मैंने पढ़ाया था इससे पहले प्रोजेक्टिव टेक्निक सारी ख़त्म कर ली थी। प्रोजेक्टिव टेस्ट, सॉरी, नींद में हूँ मैं प्रोजेक्टिव टेस्ट सारे मैंने बता दिए थे, उसमें से भी कुछ समझ ना आया तो पूछ लेना, ठीक है। बिहेवियर एनालिसिस में देखते हैं। इसमें यह है कि पर्सन का बिहेवियर अलग अलग सिचुएशंस में जो वो दिखाता है वो हमें प्रोवाइड करता है क्या, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, मतलब वो इन्फॉर्मेशन जिससे हम कुछ मतलब निकाल सके, जिससे कोई सेंस बने, जिससे उस पर्सन के बारे में हमें कुछ पता लगे। क्या पता रहेगा? ऑब्वियसली उसकी पर्सनालिटी को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी पर्सनालिटी पता लगेगी। तो यह लिखा है कि पर्सन's बिहेवियर इन वैरायटी ऑफ सिचुएशंस कैन प्रोवाइड अस विद मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज और हर पर्सनालिटी, ठीक है। एक इंसान का बिहेवियर जो अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, या जिस तरीके से वो अलग अलग टाइप के सिचुएशंस में बिहेव करेगा, वो मुझे प्रोवाइड कर देगा उसके बारे में बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन, जिससे मैं पता लगा सकती हूँ उसकी पर्सनैलिटी का कि ये पर्सन है किस टाइप का। ओके। तो जो बिहेवियर के ऑब्जर्वेशन होते हैं ना, मतलब जिस तरीके से मैं किसी के बिहेवियर को देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ कि वो इस टाइम पे ऐसे ऐसे तरीके से ये चीज़ कर रहा है और इस पर्टिकुलर मैनर में दैट सो एंड सो पर्सन इज़ बिहेविंग। जो ये ऑब्जर्वेशन है ना बिहेवियर की, ये मेन बेस होती है बिहेवियरल एनालिसिस का। किसी के भी बिहेवियर को एनालाइज करने का मेन बेस क्या है कि तुम उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे तभी तो पहचान पाओगे ना। मतलब पहले पहचानोगे, देखोगे, जानोगे अच्छे से कि वो कैसे कैसे बिहेव करता है पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, तभी तो उसके बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कि वो बंदा है कैसा, तुम ये बता पाओगे ना। आगे इसमें ये लिखा है कि ऑब्जर्वर जो है रिपोर्ट कर सकता है अपने डेटा को जो उसने ऑब्टेन करा है सो एंड सो मेथड्स से, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कौन से मेथड्स? इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, रेटिंग्स, नॉमिनेशन एंड सिचुएशनल टेस्ट, सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। और बाकी प्रोसीजर्स भी हम देखते हैं जो अलग अलग हैं किसी के भी बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए, डिटेल में हमें नीचे दिए हुए हैं। पहले आ जाते हैं इंटरव्यू के ऊपर। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होने वाला है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच, क्योंकि ग्रुप टू ग्रुप भी होता है इंटरव्यू एंड ग्रुप टू इंडिविजुअल भी होता है, हमें पता है। जॉब इंटरव्यू जो होता है एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी होता है ये। तो इंटरव्यू कॉमनली यूज मेथड है किसी की भी पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए, बहुत जाना माना सा मेथड है ये भी। और इसके अंदर लाइक ये है कि एक जो इंसान है जिसको इंटरव्यू लेना है किसी भी पर्सन की, जिसकी पर्सनैलिटी उसको असेस करनी है, वो उससे जाके बात करेगा और उससे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अब जैसे यहाँ पे डायग्नोस्टिक इंटरव्यूइंग का दे रखा है, इसके अंदर ये होता है कि इन डेप्थ इंटरव्यू करते हैं किसी भी पर्सन का, मतलब उससे बहुत डीप में जाके क्वेश्चंस पूछेंगे और जनरली जो उसके आंसर्स देगा ना, जैसे वो रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा उन क्वेश्चंस के प्रति, हम उससे बियॉन्ड जाएंगे। यानी कि सपोज़ मैंने तुमसे कुछ पूछा कि तुम्हारी फेवरेट चीज़ क्या है, तुमने मुझे आंसर दिया कुछ भी, और उसके बाद क्या होता है कि मैं तुमसे लाइक रीज़न पूछने लग जाती हूँ कि तुम्हारी ये चीज़ फेवरेट क्यों है, या किस चीज़ की वजह से, किस बात की वजह से तुम्हें यही चीज़ पसंद है। लाइक इन डेप्थ में जाना, पूरा डीप में जाके पता करना उस पर्सन के लाइक्स, डिसलाइक्स, चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, ओपिनियंस, व्यूज़, थॉट्स, सो एंड सो, जिस भी चीज़ को हम उसका एसेस करना चाह रहे हैं, तभी डायग्नोस्टिक इंटरव्यू है। क्योंकि डायग्नोस्टिक नाम से ही पता लग रहा है तुम किसी का ट्रीटमेंट करने चाह रहे हो, तुम्हें किसी को ठीक करना है। जैसे जो एक काउंसलर होता है उसके पास इतने सारे क्लाइंट्स, इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, जिसको हम साइकोलॉजी की भाषा में क्लाइंट का नाम देते हैं, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम लेके उसके ऊपर ट्रस्ट करके तभी वो उसको अपने अपने दिक्कतों के बारे में बताएगा, क्योंकि उसको सॉल्यूशन मांगने आए हैं, उसको अपनी दिक्कतों से बाहर निकलना है। तो सामने वाला पर्सन उससे डीप में जाके पूछेगा ना कि ये दिक्कत अराइज कहाँ से हुई, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई, आई कहाँ से दिक्कत, ये प्रॉब्लम तुम्हें फील कब से, कैसे, किस वजह से होने लगी। तभी वो डीप में जाएगा, डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करेगा कि अच्छा यहाँ से इसका जो है ये दिक्कत निकल के आई है, तभी इसको आगे इसमें प्रॉब्लम हो रही है, या पास्ट में ऐसा कुछ था, दैट्स वाई आज प्रेजेंट में ये पर्सन सफ़र कर रहा है इस चीज़ को लेकर। देन वो उसको सॉल्यूशन अपने हिसाब से बताएगा और वो पर्सन उसको
अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमेशा नहीं होता। मैं जनरल एग्जांपल दे रही हूँ काउंसलिंग का, जिससे कि तुम डायग्नोस्टिक इंटरव्यू में कंफ्यूज ना हो। डायग्नोस्टिक इंटरव्यूइंग इज़ जस्ट कि तुम किसी का लाइक डायग्नोसिस कर रहे हो, किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, किसी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो ना। फिर जब वो किसी की सोच बदलनी है उस इंसान को लेकर, क्योंकि लोग अपने बारे में ही, मैंने बताया था पहले भी, बहुत ही गलत गलत सोचते हैं। उनकी धारणाएं खुद को लेकर ही नेगेटिव बनी होती हैं, जो कि पॉजिटिव होने चाहिए। भाई जब तक खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे और खुद के ऊपर लाइक भरोसा नहीं करेंगे, तब तक सामने वाले पे तो हम क्या ही रिलाई कर सकते हैं ना। तो यही है बस, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू के अंदर जनरली इन डेप्थ इंटरव्यू करा जाता है, और जो हमें सामने वाला बंदा रिप्लाई देता है, जो जैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे वो आंसर कर रहा है ना, हम उसके रिप्लाई के बियॉन्ड जाते हैं, उससे आगे जाते हैं हम। यानी कि डीप में जाके देखना पड़ता है, उस पर्सन को पढ़ना पड़ता है अंदर जाके, वो किस चीज़ से गुजर रहा है, और किस चीज़ से गुजर रहा है, और बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है, हमें क्या कन्वे करना चाह रहा है वो। देन इंटरव्यूज़ दो तरीके से हो सकते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड और एक अनस्ट्रक्चर्ड। पर्पस पे डिपेंड करता है किस चीज़ के लिए इंटरव्यू करा जा रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरव्यू करने के पीछे। लाइक किसी को जॉब देने के लिए देखना है कि भाई वो एलिजिबल है, उसकी क्वालिफिकेशंस इतनी है, वो इस लायक भी है कि वो ये जॉब कर सके, तो पर्पस डिफरेंट हो गया। या नॉर्मल मुझे किसी का ऐसे ही इंटरव्यू करना है, तो उसके लिए अलग ही पर्पस, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो गया हमारा। गोल क्या है असेसमेंट का, मेरे को नॉर्मल किसी का पर्सनैलिटी असेसमेंट करना है, ना मुझे उसको आगे कोई जॉब देनी है, ना उसका वर्क प्रोग्रेस कुछ देखना है, मुझे बस ये पता करना है कि भाई इंसान किस टाइप का है, तो उसके लिए इंटरव्यू लेना है। तो पर्पस डिफरेंट हो गया, उस हिसाब से इंटरव्यू दो तरीके के हो सकते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड और एक अनस्ट्रक्चर्ड। दो पार्ट्स में वी कैन डिवाइड इंटरव्यू इनटू, विच इज़ अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। अगर लाइक मैंने कुछ भी गलत बोल दिया ना, स्लिप ऑफ टंग हुआ तो बता देना कि मैं सच्ची में बहुत गंदी नींद में हूँ अभी। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर है कि इंटरव्यूअर, मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है ना, वो एक इम्प्रेशन डेवलप कर लेता है उस पर्सन का, जिससे उसने बहुत सारी मात्रा में क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, इंटरव्यू में होता क्या है, मतलब फेस टू फेस ओपन एंडेड, तुम किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उससे सवाल कर रहे हो और वो तुम्हें जवाब दे रहा है, यही होता है ना। मतलब नाम से हमें पता है ना इतना तो, और नहीं भी पता तो मैं बता दूँगी, डोंट वरी। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर ये है कि इंटरव्यूअर तुमसे क्वेश्चंस पूछेगा, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही और शी विल आस्क फ्रॉम यू, एंड जैसे तुम उसके आंसर दोगे, उसके बेसिस पे वो तुम्हारे बारे में अपने दिमाग में कोई इम्प्रेशन डेवलप कर लेगा। ये तुम्हारे आंसर्स के थ्रू ही उसे पता लग जाएगा कि अच्छा, इस चीज़ को लेकर इस बंदे की सो एंड सो पर्टिकुलर थिंकिंग है, या ऐसे इसने अपने दिमाग में बिलीव्स और वैल्यूज़ बना रखे हैं, इस चीज़ को लेकर वो ऐसा सोचता है। तो उसे, उसके दिमाग में एक इम्प्रेशन बन जाएगा ना तुम्हारे बारे में, तुम्हें लेकर, और उसी से ही तुम्हारे आंसर्स के थ्रू ही उसे पता लग जाएगा तुम किस टाइप के पर्सन हो। ये आगे इसमें बता रखा है, वो तरीका वो वे जिस तरीके से तुम, मतलब एक तरीका जिससे तुम खुद को प्रेजेंट कर रहे हो ना सामने वाले के एकदम फ्रंट में आके, जिस तरीके से तुम आंसर्स दे रहे हो, जैसे तुम खुद को दिखा रहे हो, या जिस तरीके से वही तुम आंसर्स दे रहे हो, उसी में ही इतना पोटेंशियल वो चीज़ कैरी करती है, वही उसी के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो रिवील कर दे, बता सके सामने वाले को, जो तुम्हारी पर्सनालिटी असेसमेंट, तुम्हारा जो पर्सनालिटी असेस करने की कोशिश कर रहा है कि तुम किस टाइप के पर्सन हो। वापस से बताती हूँ अगर कंफ्यूजिंग हो गया तो। यही है कि वो तरीका, जैसे तुम खुद को प्रेजेंट कर रहे हो ना सामने वाले के सामने, इन द सेंस जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, जिसको तुम इंटरव्यू दे रहे हो, जैसे तुम खुद को उसके सामने रख रहे हो ना, जैसे तुम खुद को उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हो ना, या जिस तरीके से यू आर गिविंग आंसर्स टू दैट पर्सनस क्वेश्चन, मतलब जैसे उसने तुमसे क्वेश्चंस पूछे हैं, जिस हिसाब से तुम उसके आंसर्स दे रहे हो, उसी के अंदर इतना पोटेंशियल है उसी चीज़ के अंदर कि वो रिवील कर देगा, बता देगा उस सामने वाले को जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है कि तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, एंड तुम किस टाइप के पर्सन हो, एंड सो चीज़ के बारे में तुम कैसा सोचते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू के अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब टॉपिक रिलेटेड, किसी काम रिलेटेड ही करा जाएगा ये मोस्टली, जहाँ तक मुझे पता है, और इसके पीछे बेसिकली एक मेन ऑब्जेक्टिव पर्पस होता है। ठीक है, जिसके लिए करा जा रहा है। अनस्ट्रक्चर्ड में भी होता है, बट इसको करने का एक स्पेसिफिक तरीका, सोफिस्टिकेटेड वे है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वाले को।
और इसमें एक सेट प्रोसीजर फॉलो होता है, लाइक सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस की। अच्छा हाँ, पहले पहले मुझे ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं, ऐसा होता है इंटरव्यू ई के लिए। इसके अंदर इंटरव्यूअर, सॉरी, इंटरव्यू ही तो वो पर्सन हो गया जिससे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, जिसका तुम इंटरव्यू ले रहे हो, एंड इंटरव्यूअर इज़ वो जो इंटरव्यू ले रहा है, रिसर्चर बेसिकली। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर तो ये है कि हाँ, तो इसमें ये ऐसा होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कि मान लो मैंने पहले उस पर्सन के बारे में बेसिक उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जान ली, उसका नाम, वो कहाँ से आया है, क्या करता है और ये सब कुछ। फिर मेरे को जिस टॉपिक पे उससे मेन इन्फॉर्मेशन मैं चाहती हूँ ना, उसके व्यूज़ जिस टॉपिक पे मैं मेन चाहती हूँ, फिर मैंने उसके बारे में वो क्या सोचता है वो धीरे धीरे पूछना शुरू करा। फिर मेरे जो क्वेश्चन है वो मैंने प्रेजेंट करना शुरू किया उसके सामने। देन मैंने देखा कि वो किस टाइप के उनके आंसर्स देते हैं, एंड वही ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रिवील कर देगा कि वो किस टाइप का पर्सन है। तो इसमें ये भी बता रखा है कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन करा जाता है उन लोगों के बीच में जिनका मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। अब किसी सेम टॉपिक पे भी ले सकती हूँ, अलग टॉपिक पे भी ले सकती हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ पर सारे इंसान जो जिनका मैं इंटरव्यू ले रही हूँ वो सेम तरीके से नहीं सोचते ना। एक ही चीज़ के ऊपर जितने भी लोगों का मैं इंटरव्यू लूँगी वो अलग तरीके से सोचेंगे, सबकी थिंकिंग, व्यूज़, पर्सपेक्टिव उस चीज़ को देखने के अलग होंगे, टोटली डिफरेंट। एवरीवन इज़ यूनिक ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह देखने को मिलते हैं, चैप्टर 1 में हमने देखा था। तो मैं उनको कंपेयर कर सकती हूँ आपस में। इफ़ मैंने एक ही टॉपिक पे 2 लोगों का इंटरव्यू लिया हो या 4-5 लोगों का इंटरव्यू लिया हो, तो किस तरीके से उन्होंने आंसर दिए, वो कैसे कैसे एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उनका क्या क्या व्यू बना हुआ है अपने दिमाग में एक चीज़ को लेकर ही। तो उससे मैं कंपेयर कर सकती हूँ। जैसे मतलब मैंने ये भी देखा है कि एक सिंगल कलर के बारे में तुम्हारी क्या थिंकिंग है, तुम्हें कलर को लेकर क्या सोचते हो ना, वो भी अलग अलग होता है, वो भी पर्सन टू पर्सन मैच नहीं करता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड वाले में यही होता है कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने पूछे, एक फॉलो मतलब एक लाइक रूल्स फॉलो करके मैंने कुछ पूछना है सामने वाले से, कुछ लिमिट्स हैं मेरी भी जो इनको मैं क्रॉस नहीं करूँगी। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है वही पूछने हैं, उससे बाहर नहीं जाना। एक प्रोसीजर है कुछ फॉलो करने के लिए, प्रोटोकॉल्स है मेरे लिए भी, जो मुझे जिनके दायरे में रह कर ही मुझे सामने वाले का इंटरव्यू लेना है। और इसके अंदर ये होता करा क्यों जाता है, ये होता क्यों है स्ट्रक्चर इंटरव्यू, इसका मेन पीछे इसका मकसद क्या है स्ट्रक्चर इंटरव्यू करने का। तो इसका यही है कि ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन करते हैं उन लोगों के बीच में जिनका मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। लाइक मैंने 4-5 लोगों का इंटरव्यू ले लिया तो उनके बीच में कंपैरिजन मैं कर सकती हूँ, ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन, कि मैं मोर और लेस उनका एक टॉपिक को लेकर ऑलमोस्ट सेम व्यू ही होगा, मतलब नियर नियर ही होगा उनका, नियर इन द सेंस कि वो सेम चीज़ के ऊपर ही पॉइंट करेंगे। ऑब्जेक्टिव यही होते हैं ना कि जहाँ पे सब्जेक्टिविटी नहीं है, लोगों का एक्सपीरियंस अलग नहीं हो रहा, डिफ़र नहीं कर रहा, जो कि डिफ़र करता है मोस्टली। मुझे भी पता है कि हर एक बंदा एक ही चीज़ को लेकर सेम तरीके से तो नहीं सोच सकता ना। मे बी मैं मेरे काइंडनेस को लेकर कुछ और ही व्यूज़ हैं और तुम काइंडनेस के बारे में कुछ और ही सोचते हो, है ना। या मेरे लिए चीटिंग का मतलब कुछ और हो, तुम्हारे लिए कुछ और ही हो, है ना। तो आगे इसमें बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन करने के लिए स्ट्रक्चर इंटरव्यू यूज़ किए जाते हैं, प्लस रेटिंग स्केल्स का यूज़ उसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आगे जाके ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन इन द सेंस कि तुम किसी को लाइक मार्किंग दे रहे हो, किसी को इवैल्यूएट कर रहे हो, तुम बता रहे हो ये बाकियों के कंपैरिजन में कहाँ पे स्टैंड करता है, बेसिकली कहाँ ये आता है, इसकी रैंक क्या है, वो चीज़ आ जाती है इवैल्यूएट करने में। तो रेटिंग स्केल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। रेटिंग स्केल ये जैसे कि जिसके ऊपर बना होता है ना, एग्री, डिसएग्री, एग्री समवट और स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली अग्री, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड रेटिंग स्केल है, जिसके ऊपर नंबर्स भी होते हैं 1 2 3 4 5, और वही बता रहे होते हैं उनके ऊपर ऐसे रेंज दे रखी होती है। और अगर मैं रेटिंग स्केल सही नहीं बोल रही तो प्लीज़ डू करेक्ट, ठीक है, क्योंकि मैं सच्ची नींद में हूँ बहुत गंदी वाली, ठीक है। रेटिंग स्केल यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाए इवैल्यूएशन की। मतलब मार्क जैसे मैं करूँगी ना, जिस तरीके से मैं कंपैरिजन करने वाली हूँ 2 लोगों के बीच में जिनका मैंने इंटरव्यू लिया, किसी सेम टॉपिक पर या डिफरेंट टॉपिक पर भी हो सकता है, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए, उनका रिजल्ट मोर और लेस सेम आए, ठीक है। इसको ये इंक्रीज़ करता है क्या, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। देन आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ऑब्जर्वेशन वैसे बहुत सारी तरह की होती है, नेचुरलिस्टिक होती है, और ये
पार्टिसिपेशन भी होती है, मतलब पार्टिसिपेंट भी होती है, नॉन पार्टिसिपेंट भी होती है। कि जो बंदा ऑब्जर्व करेगा ना तुम्हारे बिहेवियर को, वो तुम्हारे ग्रुप का पार्ट बन के भी ऑब्जर्व कर सकता है या बाहर से भी कर सकता है ऑब्जर्व। लाइक उसने कैमरा वैमरा इंस्टॉल कर दिया एंड बाद में उसने रिकॉर्डिंग देख ली, उसे पता लग गया कि अच्छा ये बंदा सो एंड सो सिचुएशन में या ऐसे टाइप की इन्वायरमेंट में ऐसा बिहेव करेगा। तो ऑब्जर्वेशन भी दो चार तरह से होती है, नेचुरलिस्टिक भी होती है एक। बट यहाँ पर हम बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन की बात करने वाले हैं, जो कि एक मेथड है, कॉमनली यूज़ किया जाता है किसी की भी पर्सनालिटी का असेसमेंट करने के लिए। और तो हम सब भी देखते हैं अपने आसपास लोगों को कि वो किस किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और उनके बारे में एक इम्प्रेशन बना लेते हैं उनकी पर्सनालिटी को लेकर अपने दिमाग में कि अच्छा ये पर्सन ऐसा है, और अगर ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा तो मेरे को पता ही है ऐसे ऐसे ही अपना जो है व्यवहार दिखाने वाला है बाहर रख के, या इसका ये रूप मुझे देखने को मिलेगा इस सिचुएशन में। ऐसा मैं प्रिडिक्शन और ऐसा अंदाज़ा अपने दिमाग में लगा लेती हूँ, ठीक है। देन बता रखा है कि ऑब्जर्वेशन का यूज़ जो करा जाता है पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए, वो ऐसे करा जाता है इस तरीके से कि ये एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है। सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर इन द सेंस कोई ऐसे ही एरा गैरा उठ के राह चलता नहीं कर सकता ऑब्जर्वेशन ढंग से। अगर उसे करनी है, किसी की पर्सनालिटी इस मेथड से असेस करना चाहता है वो, तो उसके पास उतनी स्किल्स, उतना एक्सपीरियंस और उतना क्या कहते हैं वो अपना नॉलेज भी होना चाहिए, और इतना ट्रेनिंग भी होना चाहिए, वो सीखा सिखाया होना चाहिए एक तरह से। उसे सामने वाले के बिहेवियर में वो जो जो एक एक चीज़ दिखा रहा है ना, एवरी सिंगल चीज़ की नोटिंग करनी आनी चाहिए, और उस चीज़ से एक सेंसिबल मतलब निकालना आना चाहिए, जिससे वो उसकी पर्सनालिटी का पता कर सके। मतलब ऐसी कोई राह चलता उठ के नहीं जा सकता और बोल सकता कि अच्छा मैंने इसका बिहेवियर ऑब्जर्व करा, मुझे इसके बारे में ये पता लगा। नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ मस्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ करने के लिए एज अ मेजर टू असेस समवन्स पर्सनालिटी, ठीक है। देन बता रखा है कि ये फेयरली डिटेल्ड गाइडलाइन होती है किसी के बिहेवियर का एनालिसिस जो हमें प्रोवाइड करती है, जिससे हम उस पर्सन की जिसके बिहेवियर को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ उसकी पर्सनालिटी को असेस कर सकूँ। यानी बहुत डिटेल्ड वे में मुझे ये करना होता है। मैंने बताया ना, सामने वाले का बिहेवियर में ऑब्जर्व करने लगी हूँ तो कुछ लोग वही वही चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं जो उनको ऑब्जर्व करने का मन करता है, क्योंकि बंदा ना वही देखना चाहता है जो उसका देखने का मन करता है। वो सब कुछ नहीं देखता, या देखेगा भी तो इग्नोर कर देगा वो चीज़ जो उसे लगता है उसके काम की नहीं है। बट मे बी हमने कुछ ऐसा मिस आउट कर दिया जो हमें नोट करना था अपनी स्टडी में, या जो बिहेवियर हमें ऑब्जर्व करना चाहिए था हमने वो नहीं देखा, क्योंकि हमारे व्यूज़ ही उस तरीके से नहीं है। जैसे इसका एक वो भी एग्जाम्पल है, बायसनेस बहुत ज़्यादा आती है ऑब्जर्वेशन मेथड में, आगे हम देखेंगे इसके लिमिटेशंस के अंदर भी है। इसमें ये भी होता है कि मान लो मैं कहीं इंडिया के बाहर किसी सेटिंग में कुछ ऑब्ज़र्व करने गई हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में मेरे कल्चर के हिसाब से वो इंडियन व्यूज़ और वो सारे पर्सपेक्टिव बने हुए हैं। मैं वहाँ जाके भी सब कुछ उसी प्रकार से ऑब्ज़र्व करूँगी, वहाँ के सेटिंग्स को इतना ज़्यादा क्या कहते हैं ना, एम्फोसिस नहीं दूंगी, वहाँ के सेटिंग्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी ढंग से, क्योंकि मेरे दिमाग में व्यूज़ और वो कल्चर बिलीव्स वो सब कुछ तो यहाँ का आया हुआ है ना, इंडियन पर्सपेक्टिव का। जैसे मेरे को पता है कि छोटे बच्चे को नॉर्मली पेरेंट्स के पास ही सुलाया जाता है बचपन में, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। रूम अलग हो जाता है बच्चों का और वो अलग से अपनी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं 18 के बाद, तो इवन घर से भी अलग हो जाते हैं, अपना ही अलग दुनिया बसाते हैं। तो बाहर जाके जब मैं चीज़, बिहेवियर देखूँगी उनका, ये चीज़ नोटिस करने लगूँगी ना, तो मेरे दिमाग में एक बायसनेस आ जाएगी थोड़ी सी कि नहीं ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, और मैंने अब तक ये देखा ये सीखा है तो ये होना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में ये बड़ी दिक्कत रहती है कि पर्सनल बायसेस आ जाते हैं बहुत सारे। ये शायद यहाँ दिया नहीं हुआ बट ये इसका लिमिटेशन है, एंड आगे जाके यू विल स्टडी अबाउट दिस थिंग। तो टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। आगे यही है, फॉर एग्जांपल कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जो कि ऑब्जर्व करना चाहता है अपने क्लाइंट का इंटरेक्शन, कि वो कैसे किस तरीके से उसका बिहेवियर है, वो कैसे पेश आता है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और कुछ विजिटर्स के साथ, लाइक जो लोग उसके घर पे आ रहे हैं उससे मिलने, या उसके रिलेटिव्स वगैरह जो भी दोस्त हैं उनके साथ कैसे पेश आता है, कैसे रहता है। तो केयरफुली डिज़ाइंड ऑब्जर्वेशन के साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसिडरेबल इंसाइट मिल जाता है, वो एक मतलब निकाल सकता है अपने क्लाइंट की पर्सनालिटी से। मतलब मुझे पता लग जाता है कि अच्छा मेरा क्लाइंट इस तरीके का पर्सन है, क्योंकि इसकी अपनी मम्मी पापा से इतनी अच्छी बनती है, इसकी अपने भाई से भी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि जब भी मुसीबत में होता है सारे उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको कोई भी चीज़ करने के लिए मना नहीं करते, उसके साथ खड़े होते हैं हमेशा। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ था, उसको आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन।
एग्जाम्पल वैसे यही था कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो ऑब्जर्व करता है अपने क्लाइंट का इंटरेक्शन कैसा है, मतलब जो उसके पास पेशेंट आया अपनी दिक्कतें लेके ना, उसका बिहेवियर कैसा रहता है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ वो डेली लाइफ में मिलता रहता है, जो भी उससे मिलने आते जाते रहते हैं उसके घर पे, लाइक नेबर्स हो गए या कोई भी हो गए। उनके उसके अपने क्लाइंट के बिहेवियर को ढंग से ऑब्जर्व करके ही उसके बारे में वो पता लगा लेता है, उसे पता लग जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है या उसका बिहेवियर कैसा है और वो कैसे पेश आता है अपने आसपास अपने करीबी लोगों के साथ, वो कैसे रहता है। ठीक है। देन इसमें बता रखा है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट और वाइड स्प्रेड है, मतलब ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत ज़्यादा हद तक होता है यूज़र, इसको लोग पर्सनालिटी का असेसमेंट करने के लिए यूज़ करते भी रहते हैं बहुत ज़्यादा हद तक। लेकिन ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू मेथड जो हमने अभी पढ़ा, इसके कुछ लिमिटेशंस, कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, ड्रॉबैक्स, डीमेरिट्स, ठीक है, डिसएडवांटेजेस यू कैन कॉल, जो कि क्या है। पहला कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है डेटा को कलेक्ट करने के लिए इन मेथड्स के थ्रू, क्योंकि ये डिमांडिंग है, ये चीज़ चाहिए होती है, मस्ट है ट्रेनिंग। मैंने पहले भी कहा था, ऐसे ही कोई उठ के नहीं जा सकता किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व करने, क्योंकि वो कुछ चीज़ें अपने हिसाब से ऑब्जर्व करेगा, कुछ चीज़ें अपने प्री कंसीव्ड नोशंस के हिसाब से वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा, और मे बी वो कुछ ऐसा मिस कर दे जो उसे ऑब्जर्व करना चाहिए था, क्योंकि इंसान वही देखता है जो वो देखना चाहता है या जो देखने में उसे मज़ा आ रहा होता है, जो उसकी स्टडी और काम रिलेटेड होता है। और इस बीच वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर उस सामने वाले का मिस कर सकता है ना, तो रिलायबल डेटा निकल के नहीं आएगा, रिज़ल्ट सही नहीं होगा। और ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला मेथड है, तुम्हारा टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब इसके अंदर जाने वाला है। अगर तुम किसी का ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हो तो तुम्हें अच्छा खासा घंटे निकाल के आने पड़ेंगे, तभी तुम देख सकते हो सामने वाले का बिहेवियर, कि वो किस तरीके से रहता है, किस तरीके से बिहेव करता है, वो अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे पेश आता है, सो एंड सो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या सिचुएशन में। दूसरा, साइकोलॉजिस्ट की मैच्योरिटी भी चाहिए होती है, ये प्री कंडीशन है, पहले से ही होनी चाहिए। अगर उसे कोई वैलिड डेटा कलेक्ट करना है या वैलिड डेटा ऑब्टेन करना है इस ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू टेक्निक के थ्रू, तो साइकोलॉजिस्ट का दिमाग भी थोड़ा उस हिसाब से होना चाहिए। जजमेंट नहीं चलती ना साइकोलॉजी में, तुम सामने वाले को देख के जज नहीं कर सकते, अच्छा मेरे हिसाब से तो ये इस, अगर ये ऐसे ऐसे आंसर देगा या ऐसे ऐसे बोलेगा या ये इसी सिचुएशन में इस प्रकार पेश आएगा, ऐसे बिहेव करेगा तो ये गलत है, या इसका बिहेवियर एकदम रॉन्ग है, इसे ऐसे नहीं करना चाहिए, ये चीज़ नहीं होती। तो साइकोलॉजिस्ट की भी उस हिसाब से मैच्योरिटी, दिमाग, उसका मेंटल स्टेट ना ऐसा होना चाहिए, उसकी मेंटालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, सामने वाले को लेकर उसे जज नहीं करना, उसके बारे में अपने दिमाग में ऐसी पिक्चर नहीं बनानी कि वो खुद ही उसे अपने हिसाब से वो रेटिंग देने लग जाए और अपने हिसाब से उसे बताने लग जाए, अच्छा ऐसा ऐसा करेगा तो ये ठीक है और ऐसा ऐसा अगर इसने कर दिया तो मेरे हिसाब से गलत है, या मैंने इसका बिहेवियर नोट करके गलती कर दी बहुत ज़्यादा। देन तीसरा और लास्ट लिमिटेशन ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू का, कि अगर ऑब्जर्वर का ज़रा सा भी प्रेजेंट हो जाए ना, मतलब ऑब्जर्वर की प्रेजेंट इन द सेंस, सॉरी नींद, हाँ, ऑब्जर्वर का अगर ज़रा सी भी प्रेजेंस हो जाए ना उस स्टडी में, जहाँ पर वो जिसका बिहेवियर ऑब्जर्व करने जा रहे हैं या जहाँ ऑब्जर्वेशन चल रही है, मतलब ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन अगर ऑब्जर्वर वहाँ बीच में आ जाए तो वो रिजल्ट्स कंटामिनेट कर देता है। ये बेसिकली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में देखने को बहुत मिलता है। लाइक मेरे को स्कूल में जाके देखना है कि छोटे बच्चे आपस में कैसे खेलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, मेरा रिसर्च स्टडी इसी के ऊपर है। मैंने हाइपोथेसिस बनाया हुआ है कि अगर वो साथ में खेलते हैं तो बेसिकली टीम है तो यूनिट बिल्ड होगी, मतलब यूनिटी आ जाएगी उनके अंदर और उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रति थोड़ा अच्छा रहेगा, टीम स्पिरिट, स्पोर्ट्समैनशिप, वो चीज़ें मेरे को देखने को मिलेगी और मोटिवेशन रहेगी उनके बीच, एक दूसरे का साथ देंगे, सपोर्टिव होंगे। तो मैं मान लो स्कूल में गई देखने, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या है, मैं स्कूल में देखने गई हूँ एंड या तो मैं उनकी स्पोर्ट्स टीचर एकदम से नहीं बन गई। अब सामने वाला कैसा होता है, उसको पता होता है ना कि अगर कोई मेरा बिहेवियर देख रहा है, मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो उस हिसाब से कभी बिहेव नहीं करता जैसे वो नेचुरली करने वाला होता है। सो एंड सो सिचुएशन में उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वहीं पे मैनिपुलेट कर लेता है वो खुद को, वैसा नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा वो जैसा वो असल में करने वाला था उस सिचुएशन में। लाइक तुम खुद ही देख लो, तुम जैसे रोज़ घर पे बैठते हो और अपना खाना खाते हो जिस तरीके से बैठ के, अगर एक दिन तुम्हें कोई देखने आ जाए और वो कहे अच्छा भाई चल मैं तेरा बिहेवियर नोट करूँगा, या तुम्हें पता है कि तुम्हें कोई छुप के देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि अच्छा ये मुझे देख रहा है मैं किस तरीके से खाना खा रहा हूँ या किस तरीके से रह रहा हूँ अपने घर में,
तो ऑब्वियसली तुम वैसे तो नहीं रहोगे ना जैसे तुम रोज़ रहते हो तब जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता। यही है कि बिहेवियर चेंज हो जाता है, और वही चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन करी है। अगर ज़रा सी भी प्रेजेंस हो जाए ना, या जिसका बिहेवियर तुम ऑब्जर्व करने जा रहे हो अगर उसे ज़रा सा भी पता लग जाए कि ऑब्जर्वर मेरे आसपास है, या मेरा बिहेवियर ऑब्जर्व करने वाला यहीं कहीं नियर टू मी भटक रहा है, या ऐसे ही वो कहीं मेरे एकदम अराउंड में ही है, एकदम पास में है मेरा बिहेवियर ऑब्जर्व करने वाला, तो उसके रिजल्ट्स जिस तरीके से जो उसका निकल के आएगा ना मेन आउटकम, वो अफेक्ट हो जाएगा बहुत बुरी तरह, और वो पर्सन एक्चुअल में वैसा बिहेव नहीं करेगा जैसे वो करने वाला था। सो एंड सो सिचुएशन में रिजल्ट्स डिफ़र करेंगे और रिलायबल डेटा नहीं निकल के आएगा। एज स्ट्रेंजर ऑब्जर्वर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है उस पर्सन का बिहेवियर जिसे वो ऑब्जर्व करने जा रहा है, और उसके बाद उसे अच्छा डेटा नहीं मिलेगा अपनी स्टडी के हिसाब से। देन आ जाते हैं बिहेवियरल रेटिंग्स के ऊपर। बिहेवियरल रेटिंग्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं किसी की पर्सनालिटी का असेसमेंट करने के लिए, लेकिन ये स्पेसिफ़िकली यूज़ कहाँ की जाती है, एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में। यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क प्लेस एरिया में लोग कैसे एक दूसरे के प्रति बिहेव कर रहे हैं, लाइक फैक्ट्री में वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे के प्रति दे आर बिहेविंग और कैसे पेश आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, एम्प्लॉयज़ कैसे वर्क कर रहे हैं कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या एजुकेशनल सेटिंग्स में आपस में लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो देखने के लिए उस टाइम पे किसी की पर्सनैलिटी का असेसमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है क्या, बिहेवियरल रेटिंग्स। बिहेवियरल रेटिंग्स जनरली उन लोगों से ही ली जाती है जो कि एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा हद तक जानते हैं, एक दूसरे की रग रग से जो वाकिफ़ होते हैं, जिनकी एक दूसरे से जान पहचान बहुत अच्छी होती है, और लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक ना जिनका आपस में इंटरेक्शन चल रहा होता है, यानी जाने पहचाने लोगों के बीच में ही करा जाता है ये चीज़। और जिनको आसानी से लाइक चांस भी मिल जाता है, जिनका रोज़ के रोज़ मिलना जुलना होता ही है, तो उनको आसानी से चांस भी मिल जाता है एक दूसरे का बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए। और ये अटैम्प्ट करता है ये मेथड, इसकी कोशिश यही रहती है कि लोगों को कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दे, कुछ कैटेगरी में डाल दे, उनके बिहेवियर की जो क्वालिटी, उनकी बिहेवियरल क्वालिटीज़ के बेसिस पर उनकी क्वालिटीज़ जो है ना बिहेवियर में, जो मेन ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स उनके मुझे देखने को मिल रहे हैं, उस हिसाब से मैं उन्हें कैटेगरीज़ में डाल के डिवाइड कर दूँ लोगों को। कैटेगरीज़ के अंदर कुछ डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव टर्म हो सकती है, मतलब उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब करने वाले कुछ शब्द, टर्म्स हो सकते हैं। और ये देखा जाता है, ये देखा गया है मतलब कि नंबर्स का यूज़ किया जाता है, कुछ जनरल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स का यूज़ किया जाता है रेटिंग स्केल के अंदर, जो कि हमेशा आगे जो रेटर है ना, जो कि ये मेथड यूज़ कर रहा है बिहेवियरल रेटिंग्स वाला, उसके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो रेटिंग्स को यूज़ करने के लिए इफ़ेक्टिवली ट्रेड्स को ना क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है। सॉरी, नींद में हूँ यार, तो वापस से आई विल टेल वापस से। हाँ, रेटिंग्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए ट्रेड्स को क्लियरली डिफाइन किया जाता है, केयरफुली ढंग से, मतलब ढंग से एक तरीका यूज़ करके कि हमें उसे बिहेवियरल एंकर्स में डाल सकें। बिहेवियरल एंकर्स का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी चीज़ को मैंने स्टेबल और फिक्स करके रखा है, मेरे को पता है कि ये आगे मूव नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, या इसके ऊपर मैं रिलाई कर सकती हूँ, ये भरोसा करने लायक चीज़ है। उसका बिहेवियरल रेटिंग जो मैंने निकाला है, जैसे उसका नोटिस करा, बिहेवियर देखा है इंडस्ट्रियल सेटिंग में, एजुकेशनल सेटिंग्स में, ठीक है। तो रेटिंग्स यूज़ करी जा सकती हैं इफेक्टिवली तभी जब किसी के ट्रेड्स, किसी की क्वालिटीज़ जिनको मैं नोट कर रही हूँ, देखने की कोशिश कर रही हूँ, उसको मैं ऐसे डिफाइन करूँ केयरफुली इस तरीके से कि वो बिहेवियरल एंकर्स के ऊपर हो, यानी उसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूँ, वो ट्रस्ट वर्दी हो, भरोसे लायक हो, थोड़ा फेथफुल हो। उसकी बिहेवियरल क्वालिटीज़ जो जो मैंने देखी है, असल में भी वो इंसान वैसा वैसा टाइप का होना चाहिए। अब ये भी ज़रूरी नहीं है ना कि जो मैंने देखा है उस पर्सन के बारे में या जो ऑब्जर्व करा वो सच हो, ठीक है। तो इस मेथड्स कह रही हूँ, सॉरी, बिहेवियरल रेटिंग मेथड का भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये मेथड भी सफ़र करता है कुछ लिमिटेशंस से, दो मेन है एंड आई एम एक्सप्लेनिंग, एक सेकेंड बस। पहला लिमिटेशन है कि जो रेटर्स होते हैं, यानी कि जो बिहेवियरल रेटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, वो कुछ बायसेस दिखा सकते हैं अपना जजमेंट कलर करने में किसी के भी स्पेसिफिक ट्रेट को या अलग अलग ट्रेट्स को लेकर। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ अस, ज़्यादातर हम जैसे लोग ही जो किसी का बिहेवियर रेटिंग करके पर्सनालिटी असेसमेंट करने का कोशिश कर रहे होते हैं, पर्सनालिटी असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं,
ज़्यादातर हम जैसे लोग ही क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एक सिंगल फेवरेबल या अनफेवरेबल ट्रेट से, जो हमें सामने वाले इंसान में कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी या कोई बहुत ही बेकार बुरी क्वालिटी दिख जाती है। उसी को हम फर्स्ट इंप्रेशन बनाकर उसकी पूरी पर्सनैलिटी डिफ़ाइन कर लेते हैं एंड ओवरऑल जजमेंट जो है ना अपने दिमाग में बना लेते हैं उस सामने वाले पर्सन को लेकर, जिसका मैं बिहेवियर नोट करने आई हूँ या जिसकी मैं पर्सनैलिटी असेसमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, कौन से मेथड को यूज़ करके, बिहेवियरल रेटिंग्स। इसी टेंडेंसी का नाम होता है हैलो इफ़ेक्ट। इसका एग्जांपल आई एम गिविंग एंड आई होप समझ आ जाए, और नहीं आए तो प्लीज़ पूछ लेना, और अगर सामने लिखा हुआ भी कुछ ना दिखे तो पूछ लेना, और मैंने बहुत नींद स्टेट में लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका यही है हैलो इफ़ेक्ट का, कि मान लो किसी इंसान का जॉब का पहला दिन है ना, उसका बॉस ये देखता है कि ये पहले दिन ही टाइम से पहले आ गया, मतलब 5-10 मिनट पहले वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है या जहाँ उसे काम करना वहाँ वो आ चुका है, तो उसके दिमाग में एक इम्प्रेशन बन गया कि ये थोड़ा पंचुअल या थोड़ा एक्टिव और थोड़ा ढंग से, थोड़ा हार्ड वर्किंग और टाइम को वैल्यू देने वाला, टाइम की रिस्पेक्ट करने वाला, थोड़ा सही से रहने वाला बंदा है और यहाँ काम करेगा तो चल अच्छा होगा मेरे लिए भी। वहीं अगर कोई पहले दिन लेट जाएगा ना, तो वो उस इंसान को देखकर उसका बॉस अपने दिमाग में क्या इम्प्रेशन बनाएगा, उसकी एक गंदी क्वालिटी देख लेगा वो कि भाई ये तो टाइम को ही वर्थ नहीं देता, बिल्कुल भी टाइम की कोई इसकी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं है, टाइम को इज्जत नहीं करता, इंसान को क्या इज्जत करेगा, और ये तो हर जगह लेट पहुंचने वाला एकदम लेज़ी लेट लतीफ़ टाइप है, या मेरे यहाँ काम करने लायक भी नहीं है, तो मैं इसको इतना सपोर्ट और इतना ज़्यादा वो नहीं करूँगा। उसका बॉस या बाकी कलीग्स जो उसके साथ काम करने वाले हैं ना, एम्प्लॉयज़ वहाँ के, वो भी सोचे कि अच्छा पहले दिन ही लेट आ रहा है, या आगे पता नहीं क्या ही भांडा फोड़ेगा या क्या करेगा, क्या उखाड़ लेगा। ऐसा होता है बहुत बार। या तुम्हारा कोई लाइक ड्रेसिंग सेंस देख कर ही तुम किस तरीके से बन के कहीं पे जा रहे हो ना, जैसे लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि कैसे बन के जाना है, कैसे तैयार होके जाना है, खुद के ऊपर भरोसा इतना कॉन्फिडेंस वो करते नहीं और आसपास से पूछ के उल्टा सीधा बन के चले जाते हैं। मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज़ कोई ऑफेंड मत होना, आई एम जस्ट गिविंग नॉर्मल एग्जांपल, ठीक है, समझाने के लिए कंसेप्ट को। तो ऐसे तुम जाते हो ना कहीं पर भी, तो लोग इतना सा भी देख के कि अच्छा इस बंदे का ऐसे ड्रेसिंग स्टाइल है या ऐसे ड्रेसिंग सेंस है इसका, इस तरीके से ये रहता है, जो आता जाता है और ऐसे बन के आता है, उतने ही देख कर, या किसी के शूज़ भी अगर पॉलिश नहीं होते ना, ये चीज़ देख कर, उसने हाथ में घड़ी पहनी है कि नहीं, इतना चीज़ देख कर ना, वो सारा मटेरियल रिसोर्सेज जो उस काम को करने के लिए चाहिए वो लेकर जा रहा है कि नहीं, ये इतनी माइन्यूट डिटेल्स, ये इतनी चीज़ें भी देखकर सामने वाला इंसान अपने दिमाग में एक इम्प्रेशन बना लेता है और सोच लेता है कि अच्छा इसके पास आज ये सब कुछ है, अपना सब कुछ है, इवन पानी की बॉटल ये सामने वाला पर्सन इस कैरिंग की, इमरजेंसी के टाइम उसके पास सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, या किस सिचुएशन में कब क्या ऐसी घड़ी आ जाए कि उसके पास पानी भी ना हो तो वो पानी तक लेकर आ रहा है वहाँ पर जहाँ वो काम करने जा रहा है। इतनी सी चीज़ को देखकर तुम्हारे अंदर सामने वाला पर्सन अपने दिमाग में एक इम्प्रेशन बना लेगा और तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में सोचना शुरू कर देगा, या ऐसा इमेज, ऐसा पिक्चर उसके दिमाग में बन जाएगा, ऐसा जजमेंट उसके दिमाग में हो जाएगा तुम्हारी एक क्वालिटी को देखकर। दिस इज़ वॉट कॉल्ड हैलो इफ़ेक्ट। अभी भी समझ नहीं आया तो तुम लोग प्लीज़ पूछ लेना। दूसरा लिमिटेशन है कि जो रेटर्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इंडिविजुअल्स को या तो स्केल के, रेटिंग स्केल के मिडल में रखेंगे, जिसको मिडल कैटेगरी बायस के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो एक्सट्रीम पोजीशंस को अवॉइड कर देंगे, मतलब जो आगे पीछे फर्स्ट और लास्ट वाले हैं ना उनको अवॉइड करेंगे और बीच बीच की पोजीशन में कैटेगराइज करने लग जाएंगे उस इंडिविजुअल को जिसकी वो पर्सनैलिटी असेस करना चाह रहे हैं, या एक्सट्रीम पोजिशंस पे रखेंगे, सिर्फ आगे आगे फर्स्ट की कैटेगरीज में और लास्ट की कैटेगरीज में, बिगनिंग्स में और एंड्स में, जिसको हम एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस कहेंगे, और यहाँ पर वो मिडिल कैटेगरीज जो होती हैं स्केल में उसको अवॉइड करने लग जाएंगे। यानी कि मुझे किसी ने कुछ आंसर दिया, मैं तो उसको ज़्यादातर मैं कैसे उसके आंसर्स की बेसिस पे जज कर रही हूँ, या कैसे उसको उसके बिहेवियर को जैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ उसको मैं कहाँ कहाँ किन किन डिस्क्रिप्टिव टर्म्स में रेटिंग स्केल पर रख रही हूँ, सिर्फ आगे आगे 1 to 5 में ही उसे मैं मार्क करती जा रही हूँ, उसी के बीच उसका बिहेवियर देखी जा रही हूँ, आगे मैं उसका देख ही रही, भले ही उसकी रैंक वहाँ उस चीज़ में कहीं 10 या 11 6 7 8 इतना वो इंटरेस्ट दिखा रहा हो, बट मैं उसको 1 to 5 की रेंज में डालती जा रही हूँ, वहीं लिखती चली जा रही हूँ। तो मैंने एक्सट्रीम पोजिशंस, एक्सट्रीम कह रही हूँ सॉरी, हाँ वैसे एक्सट्रीम ही होगा क्योंकि, एक सेकेंड,
हाँ, मैंने एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं सॉरी एक्सट्रीम पे तो आई एम मार्किंग ना, शुरू शुरू में तो मैं उसे रखती जा रही हूँ 1 to 5 रैंक में, या मान लो 10 to 15 रैंक में। तो बीच के जो 6 to 10 या 6 to 9 वाले रैंक्स, मिडल कैटेगरीज, तो मैं स्केल पे वो अवॉइड करती चली जा रही हूँ। मे बी उसका बिहेवियर वहाँ फॉल ना भी करता, बट क्या पता उसके एक आध ट्रेड्स वहाँ आते हो, बट मैं उसे अवॉइड कर रही हूँ। एक्सट्रीम वाले पे आई एम फोकसिंग एंड वहीं पर मैं उसके रिस्पॉन्स की बेसिस पे उसको मार्क करती चली जा रही हूँ। तो डेटा रिलायबल नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही अगर देखा जाए मिडिल कैटेगरी बायस में, तो बीच बीच में ही आई एम मार्किंग, सिर्फ 6 to 9 में ही मैं उसके बिहेवियर को रेटिंग देती चली जा रही हूँ, वहीं मार्क करती चली जा रही हूँ। एंड आगे के 1 to 5 में उसका कोई बिहेवियर कहीं बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो, कहीं उसकी लाइकिंग बहुत हाई हो, रैंक 1 2 आ रहा हो किसी चीज़ को लेकर, किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर उसका व्यू कुछ इस प्रकार से हो, या हाईली इफ़ेक्टिव हो उस चीज़ में, वो प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव हो, मैं वहाँ पे उसे मार्क कर नहीं पा रही, वहाँ पर मैं उसे नहीं दे पा रही उसकी रेटिंग्स। एंड लास्ट वाले भी अवॉइड करती चली जा रही हूँ, 10 to 15 वाले एक्सट्रीम रिस्पॉन्स उसका वहाँ पे मैं नहीं ले रही। एक्सट्रीम पोजीशंस को आई एम अवॉइडिंग एंड मिडिल कैटेगरी बायस को मैं फॉलो कर रही हूँ। मिडिल पोजीशंस में ही उसे प्लेस करती जा रही हूँ। उसके एडजेक्टिव्स जो है ना, पर्सनैलिटी में जो ट्रेड्स, बिहेवियर में जो क्वालिटीज़ मुझे देखने को मिल रही है, उसको मैं बीच बीच में डालती चली जा रही हूँ। अच्छा, एवरेज वाला पर्सन है, ठीक है, बहुत हाईली अच्छा है, बहुत ही बुरा है, गिरा हुआ है, ऐसा कुछ लो नहीं है ये। जैसे कहते हैं ना, हाई मिडिल एवरेज जिसे हम बोलते हैं, हाई एवरेज लो, वो चीज़ हो गई। और अगर मुझे भी समझ ना आया तो प्लीज़ पूछ लेना, वापस से समझा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार वापस समझा ही रही हूँ, पर फिर भी पूछ लेना अगर ना आए तो। जैसे कोई पर्सन की चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा है, हाईली एफिशिएंट वो परफॉर्म कर रहा है उस चीज़ में या उस टास्क में, वो बहुत अच्छे से अपना बेस्ट दे रहा है, बट मैं उसको लो या एवरेज के टर्म्स में मार्क कर रही हूँ। या कोई एवरेज है, एकदम ठीक ठाक ओके ओके टाइप है और उस चीज़ को करने में इतना अच्छा नहीं है, बट मैं उसे लो में मार्क कर रही हूँ या हाई में मार्क कर रही हूँ, ये चीज़ हो जाती है और ये गलत है। ये टेंडेंसीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, ओवरकम कर दिया जा सकता है जब मैं रेटर्स को अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। ट्रेनिंग जब हो जाएगी ना, काम को करने की ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो काम अच्छे से करा ही जाएगा, अपने आप सीख लेंगे, काम को करने का तरीका पता लग जाएगा। और ऐसे जो स्केल्स होते हैं, रेटिंग स्केल्स, उनको डेवलप कर सकती हूँ इस तरीके से कि उसमें रिस्पॉन्स बायस बहुत स्मॉल हो, बहुत कम देखने को मिले, ठीक है। रेटिंग स्केल्स भी ऐसे डेवलप करे जा सकते हैं। डेवलपिंग सच स्केल्स इन विच रिस्पॉन्स बायस इज़ लाइकली टू बी स्मॉल, बहुत कम हद तक, बहुत लिमिटेड लो वैल्यू तक मैं वहाँ पे रिस्पॉन्स बायस देख सकूँ, ऐसे स्केल्स को भी आई कैन डेवलप और क्रिएट, ठीक है। मतलब जहाँ पे मार्किंग इस तरीके से हो। देन आ जाते हैं लास्ट नॉमिनेशन पर। ये मेथड पीयर असेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, वो मैं नींद में हूँ इसलिए मैं बीच में ऊट पटांग बोल रही हूँ, समझ जाना। हाँ, तो ये मेथड यूज़ किया जाता है पीयर असेसमेंट को ऑब्टेन करने के लिए, पीयर असेसमेंट देखने के लिए। मतलब कि उन लोगों के साथ यूज़ किया जा सकता है जो कि लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन में रहते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से, बहुत हद तक जानते पहचानते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छे से उनकी लाइक जान पहचान बनी हुई है, और जो दो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं उनको उठा लो, उन पे वी कैन डू दिस नॉमिनेशन वाला मेथड। नॉमिनेशन जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हर एक पर्सन से पूछा जा सकता है, या पूछा जाता है, जा सकता नहीं, वो मैं नींद में हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। हर एक पर्सन से पूछा जाता है कि वो चूज़ करे एक या एक से ज़्यादा लोग अपने ही ग्रुप से, जिसके साथ वो काम करना चाहेगा, अपना जो जो भी उसका काम है, सुबह सो जॉब, स्टडीज़, पढ़ना लिखना, कुछ भी हो सकता है। हाँ, पढ़ना लिखना चाहेगा, अपना कोई वर्क, अपना काम करना चाहेगा, या उसके साथ खेलना चाहेगा, अपना लेजर टाइम, फ्री टाइम, अपना इंटरेस्ट फॉलो करना चाहेगा, हॉबी फॉलो करना चाहेगा, या कोई भी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहेगा। उससे ऐसा पूछा जा सकता है कि वो चूज़ करें इन लोगों में से। देन उससे पूछा जाता है कि वो स्पेसिफाई करे, जस्टिफिकेशन दे, एक रीज़न दे, एक एक्सप्लेनेशन दे अपने चॉइस के ऊपर, अपनी चॉइस को वो एक्सप्लेन करे बेसिकली। अब मैंने कुछ ना कुछ बिहेवियर दिखाया, कुछ ना कुछ चीज़ मैंने करी है, मैंने सो एंड सो पर्सन को चूज़ करा कि हाँ मेरे को इसी के साथ खेलना है, या दिस पर्सन को आई एम चूजिंग जिसके साथ मैं प्लेइंग एक्टिविटी कुछ भी कर सकूँ, तो मैं रीज़न दूंगी ना फिर उसके लिए, कुछ सोच कर ही मैंने उस पर्सन को चूज़ किया होगा, क्यों मैंने बाकियों को नहीं लिया खेलने के लिए, ठीक है। तो उससे पूछा जा सकता है कि
उसके आगे मतलब सबसे पहले सिखाएंगे चूज़ करने के लिए कि मान लो तुम्हें किसी के साथ पढ़ना है, किसी के साथ खेलना है, किसी के साथ बाहर घूमने जाना है, या किसी के साथ ऐसी फ्री में टाइम पास करना है, तो तुम किस किस को चूज़ करोगे, किस किस को लेना पसंद करोगे अपने ग्रुप से। पर्सन चूज़ करके उस हिसाब से लोगों का नाम बता देगा अपनी चॉइस, अपने ओपिनियंस की बेसिस पर कि कैसे कैसे वो किन किन लोगों के साथ जाना यहाँ पसंद करेगा, ये काम करना पसंद करेगा। देन उससे बोला जाएगा कि तुम स्पेसिफाई करो, एक रीज़न दो अपनी चॉइस, तुमने ऐसा ही अपनी चॉइस को जस्टिफाई करो, तुमने यही इन लोगों को ही क्यों चूज़ करा, उसके पीछे का रीज़न क्या है, या तुम इसी बंदे के साथ क्यों काम करना चाहते हो, इसके साथ ही तुम क्यों बाहर घूमने जाना चाहते हो, या इसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ तुम खेलना को चाहते हो, बाकियों को तुमने क्यों चूज़ नहीं करा यहाँ पर। उससे फिर रीज़न मांगा जाता है। नॉमिनेशंस जो रिसीव करी जाती हैं वो एनालाइज, एक सेकेंड, हाँ, जो नॉमिनेशंस फिर हमें मिली होती हैं उस पर्सन से, उनको हम आगे जाके एनालाइज कर सकते हैं, उससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं किसी पर्सन की पर्सनालिटी को समझने के लिए, और उसके बिहेवियर की जो क्वालिटीज़ हैं ना उनको समझने के लिए। और ये टेक्निक जो है ये हाईली डिपेंडेबल होती है, भाई सामने वाले पर्सन पर डिपेंड करता है। मान लो मेरे को पता है ये बंदा काम करने में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत एफिशिएंट है, बट मैंने उसको चूज़ ही नहीं करा, मैं उसको काम करने के लिए अपने साथ ले ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि मेरा कोई पुराना बैर चल रहा है, कोई पर्सनल दुश्मनी है उसके साथ, बायसनेस इधर बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा, या मेरी इससे इतनी बनती नहीं है तो मैं इसके साथ काम करना चाहूँगी नहीं, और मैंने काम करने के लिए उस बंदे को चूज़ कर लिया जो काम करने में इतना अच्छा है भी नहीं और टाइमली अपना काम करता भी नहीं है। तो इससे भी वही डेटा एंड रिजल्ट्स कैन डिफ़र टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो ये टेक्निक हाईली डिपेंडेबल है और पर्सनल बायसेस से अफेक्ट हो सकती है। अपने जो उल्टे सीधे मन गढ़ंत विचार होते हैं गलत सामने वाले को लेकर, उससे भी ये अफेक्ट हो सकती है। वही जैसे मेरी किसी से अच्छी नहीं बनती, लेकिन सामने वाला बंदा खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं अंदर से चाहती हूँ कि मैं उसके साथ खेलूँ, बट मेरी उसके साथ इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है, भाई मेरी उसकी बनती नहीं, हमेशा लड़ते रहते हैं हम लोग आपस में, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, सोच नहीं मिलती, तो मैं उसे चूज़ ही नहीं करूँगी अपने साथ प्लेइंग एक्टिविटी में लेने के लिए। मैं उस बंदे को ले लूँगी जो शायद खेलने में इतना अच्छा नहीं है। पर्सनल बायसेस यहाँ पे आते हैं, क्योंकि मेरी उसके साथ इतनी दुश्मनी है या उसके बारे में मैं इतना अच्छा नहीं सोचती हूँ, मेरा दोस्त नहीं है, तो मैं उसे नहीं लूँगी। सिचुएशनल टेस्ट जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ज़्यादा टाइप्स के, क्या बोल रही हूँ, हाँ, बहुत टाइप्स के वैरायटी में सिचुएशनल टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, डिवाइस किए गए बनाए गए हैं पर्सनालिटी का असेसमेंट करने के लिए। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट है इस तरीके का, उसका नाम है सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। ये प्रोवाइड करता है हमें वो इन्फॉर्मेशन, मतलब इस टेस्ट से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये पता लगता है कि कोई भी बंदा कैसे बिहेव करेगा अगर मैं उसे किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खड़ा कर दूँ या प्लेस कर दूँ, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल दूँ या उसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट कर दूँ जो कि बहुत ट्रबलसम है उसके लिए, बहुत दिक्कत क्रिएट करने वाला स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, उस तरीके से वो वहाँ पर कैसे बिहेव करेगा मुझे ये पता करना है। तो आई कैन यूज़ दिस सिचुएशनल टेस्ट। ठीक है, हाउ अ पर्सन बिहेव्स अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ये देखने के लिए सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट यूज़ किया जाता है, या उस बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस टेस्ट के अंदर क्या क्या चाहिए होता है, मेन रिक्वायरमेंट एंड नीड क्या रहती है कि एक पर्सन को परफॉर्म करना है कुछ पर्टिकुलर टास्क, कुछ काम जो उसे करने के लिए बोला गया है, जो करने के लिए मिला है उसे बाकी लोगों के साथ। ठीक है, बाकी लोग जो उसके साथ काम करेंगे उसे उन्हें क्या बोला गया, उन्हें कैसे इंस्ट्रक्ट किया गया, उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो नॉन कोऑपरेटिव वे में एक्ट करेंगे और इंटरफेयरिंग नेचर होना चाहिए उनका, इंटरप्टिंग टाइप के होने चाहिए वो। अब देखो इसमें क्या होगा, आई कैन एक्सप्लेन। मान लो तुम्हें एक टास्क दिया करने के लिए कि यहाँ पे 5 लोग हैं, तुम्हें इनके साथ ग्रुप डिस्कशन करना है, अपने अपने व्यूज़ देने हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, और फिर एक मेन कंक्लूजन के ऊपर निकल के आना है कि हाँ हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, इस चीज़ में ये स्टेप लेना चाहिए। मैं तुम्हें वहाँ उन लोगों के बीच भेज दिया। अब जिन लोगों के बीच मैंने तुम्हें भेजा है ना, उन लोगों को मैंने सिखा रखा है, पहले से बोल रखा है, इंस्ट्रक्ट ऐसे करा है कि वो लोग तुम्हारे साथ नॉन कोऑपरेटिव वे में एक्ट करेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं, तुम्हारी बात काटते चले जाएंगे, एंड बीच में इंटरप्ट करेंगे, इंटरफेयर करने लगेंगे जब तुम अपना व्यू, ओपिनियन, कोई भी लाइक थॉट किसी चीज़ को लेकर सामने रखोगे। तो क्योंकि मैं ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि अगर ऐसा ऐसा कर दूँ ना मैं, अगर ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे आसपास खड़े कर दूँ या ऐसे ऐसे सिचुएशन स्ट्रेस देने वाली तुम्हें क्रिएट कर दूँ तुम्हारे आसपास, तो मुझे देखना है, आई वॉन्ट टू सी कि तुम वहाँ पर कैसे बिहेव करोगे। तो इस टेस्ट के अंदर रोल प्लेइंग बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि जो मेरे आसपास हैं, जिन लोगों के बीच मुझे भेजा गया है, ऑब्वियसली वो रोल प्ले कर रहे हैं, उनको बोला जाता है ऐसे एक्ट करने के लिए कि वो नॉन कोऑपरेटिव रहे, मेरे साथ कोऑपरेट ना करें। ठीक है, या मेरे साथ एक तरह से वो कहते हैं ना दुश्मनी निभाएं,
मेरे साथ अच्छे से पेश ना आए और मेरे को तंग करने की कोशिश करें, मुझे गुस्सा दिलाएं या मेरी बात ना माने, क्योंकि उन्हें क्या, उन सबको ये देखना है कि मैं कैसे बिहेव करूँगी जब मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आऊँगी, या जब ऐसा कुछ होगा, मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरी बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे, तो मैं कैसे एक्ट या रिएक्ट करने वाली हूँ, वहाँ पे कैसे रिस्पॉन्ड करूँगी मैं। तो पर्सन को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो सो एंड सो रोल प्ले करे, जिसके लिए उसे ऑब्जर्व किया जाएगा, उसे बोल दिया जाता है तुम्हें लोगों के बीच ऐसे ऐसे करके काम करना है, और वी हैव टू सी कि तुम यहाँ पे इन लोगों के साथ कैसे बिहेव करने वाले हो, कैसे पेश आओगे, हमें ऑब्जर्व करनी है ये चीज़ तुम में, उसे बोल दिया जाता है। अब तुमने वही चीज़ें किसी को बोल दिया कि हम तुम्हारा बिहेवियर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि तुम यहाँ पे कैसे पेश आते हो, तो उसका बिहेवियर वहाँ पे वही मैनिपुलेट वो कर लेगा, इन्फ्लुएंस होगा, नेचुरली वैसे बिहेव नहीं करेगा जैसे वो करने वाला था उस सिचुएशन में। प्लस तुमने उसे ये नहीं बताया कि हाँ, जो हमारे तुम हाँ, जो हमने तुम्हारे आसपास लोग जो खड़े करे हैं वो तुम्हारे साथ नॉन कोऑपरेटिव वे में एक्ट करने वाले हैं, लेकिन उनका नेचर में भी हेल्पफुल, शेयरिंग या कोऑपरेटिव, काइंडनेस दिखाने वाला, जेनरोसिटी, दूसरों के प्रति थोड़ा अच्छे, हाँ, उस हिसाब से वो लोग नहीं है, इतने हम्बल ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, मे भी धोखाधड़ी करते, कुछ नहीं पता काम में। बट हमने उसे ये कह दिया कि हाँ, तुम यहाँ इन लोगों के साथ इनके बीच काम करो, एंड हमें देखना है कि तुम कैसे काम करते हो और हाउ यू बिहेव, वी वांट टू ऑब्जर्व दिस थिंग, ठीक है। देन वर्बल रिपोर्ट भी ऑब्टेन करी जाती है उस पर्सन से जिसको हमने ऐसे सो एंड सो कुछ भी काम करने के लिए बोला है, या जिसको सो एंड सो काम करने के लिए दिया है हमने, उससे हम वर्बली भी पूछते हैं कि अच्छा अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे ऐसे खड़ा कर दिया लोगों के बीच या काम करने के लिए भेज दिया, या वो ऐसा वहाँ पे एक्ट करके आ गया, उसने टास्क कंप्लीट कर लिया, तो उससे उसका एक्सपीरियंस लेना कि उसे कैसा लगा, क्या हुआ, और उसे क्या करने के लिए बोला गया था, उसने वहाँ पे कैसे एक्ट करा, या उसने उस चीज़ को कैसे लिया, क्योंकि बाहर वाला नेगेटिव दे रहा है बट हम उसे पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, पूरी तरीके से हम पे डिपेंड करता है ना। या मान लो उससे ये पूछ लिया कि हमने तुम्हें इन लोगों के बीच भेजा था, तो इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया, कैसे बात करी, या क्या बोला तुम्हें करने के लिए। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें पता होता है कि अच्छा है मेरे साथ ना इतने अच्छे से पेश नहीं आए, बट ठीक है चल कोई नहीं, मैं बाहर जाके यही बोल दूंगा कि ये मेरे साथ अच्छे से पेश आए, इन्होंने मेरे साथ ढंग से काम करा है। और कुछ कुछ लोग ऐसे लाइक और ज़्यादा मक्खन वक्खन लगा के, मिर्ची डाल के बोलते हैं कि हाय हाय इन्होंने तो मेरे साथ बड़ा गंदा बिहेव करा, मेरे साथ बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं थे ये लोग, इन्होंने मुझे सो एंड सो काम करने के लिए बोला था और ऐसे ऐसे मैंने अच्छे से एक्ट करा, और ये मेरे को सबमिसिव, मेरे को एकदम लाइक दबाते चले गए और खुद अथॉरिटेटिव डोमिनेटिव करेक्टर की तरह एक्ट कर रहे थे। और सिचुएशन रियलिस्टिक भी हो सकती है, असली में भी ऐसे इन्वायरमेंट में भेजा जा सकता है ऐसे लोगों के बीच जिनको इंस्ट्रक्ट किया गया हो कि उन्हें हमारे साथ नॉन कोऑपरेटिव वे में एक्ट करना है, और वो लोग हमारा बिहेवियर नोट करने वाले हैं कि हम उनके बीच कैसे बिहेव करेंगे, उनके साथ कैसे रहेंगे, पेश आएंगे। और ये क्रिएट किए जा सकती है वीडियो प्ले के थ्रू भी, एक नकली ऐसे नाटक भी, ऐसा कोई एक्ट भी हो सकता है, रोल प्ले करने के लिए भी बोल सकते हैं लोगों के बीच ऐसे, मतलब हमने बहुत सारे लोगों का ऐसे ग्रुप बना के वहाँ खड़ा कर दिया, उनको पहले से सिखा दिया उन्हें हमारे साथ कैसे पेश आना है, और हमें वहाँ बीच में भेज दिया गया है ये देखने के लिए कि अगर हम स्ट्रेस के सिचुएशन में होंगे या अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन हाउ वी एक्ट, ये हमें उन्हें देखना है, नोट करना है, हमारे बारे में पता करना है, और उससे दे कैन एसेस हमारा पर्सनैलिटी टाइप कि हम किस तरीके के हैं, या जब भी कोई मुसीबत, दुविधा भरी, स्ट्रेस की सिचुएशन आती है तो हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, दे वॉन्ट टू नो दिस थिंग। तो दिस इज़ व्हाट सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट में वी कैन डू चैप्टर 5 थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, बहुत अच्छा चैप्टर है, एंड कुछ भी समझ नहीं आया ना, प्लीज़ फील वेरी फ्री टू आस्क। अभी मैं बहुत गंदी नींद में हूँ, बट येस नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 5 पे आएगी। और एक सेकेंड, एक बार तो आई वॉन्ट कि नींद में जितना लिखा है सामने वो दिख जाए, पता लगे कुछ समझ ना आए, और अगर कोई भी वर्ड लाइक लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ पूछ लेना। मेरी राइटिंग वैसे भी बहुत गंदी और टेढ़ी तरीके से लिखती हूँ मैं, तो मेरे को भी कभी बार समझ नहीं आता कि मैंने क्या कबाड़ा मचाया है। तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर, क्योंकि मेरी तरफ से ख़त्म हो चुका है। इसके क्वेश्चंस वी विल डू पक्का, सारे तरह के क्वेश्चंस, हर मार्कर्स आई विल गिव 1 मार्कर 2 मार्कर जो भी आते हैं साइकोलॉजी में, सारे इस चैप्टर के भी हम लोग करेंगे मिल के लास्ट में। एंड चैप्टर 5 नेक्स्ट वीडियो होगी। और थैंक यू सो मच देखने के लिए। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना।